SBI लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले 1.5 घंटे में क्या करना चाहिए ये रणनीति लेकर हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, निफ्टी में 6वें दिन लगातार आज के सत्र में तेजी दिखी है। 26,050 के ऊपर निफ्टी कारोबार करता हुआ। तो जो फेस्टिव चीयर पिछले कुछ दिनों से भारतीय बाजारों में दिखा है वो आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, फिर एक बार नए शिखर पर कारोबार करता हुआ। सोमवार के सत्र में तेजी थी, आज भी फिर एक बार 260 अंकों की तेजी के साथ 58 to 70 के आसपास। लेकिन अगले 1 घंटे में कौन से वो खास सेगमेंट्स होंगे जो हम आपके लिए लेकर आएंगे, सबसे पहले वो हम आपको बता देते हैं। 2:05 पर FNO मार्केट की स्ट्रैटेजी, 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड्स। आखिरी 1.5 घंटे में क्या करना चाहिए, हमारे मेहमान आपको दिग्गज ट्रेडिंग आइडियाज देंगे। ऑप्शंस के चैंपियंस 2:40 पर। मार्केट से 3 हमारा खास सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे 3 बजे। BTST और STBT ट्रेड्स 3:10 पर। और कल के सत्र के लिए वो कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होंगे, इवेंट्स होंगे जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए, वो भी हम आपके लिए 3:20 पर लेकर आएंगे। तो पावर पैक शो है। अगले 1 घंटे में कई सारे सेगमेंट्स हम इस शो पर आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार की वो 5 बड़ी बातों पर नजर डालते हैं। निफ्टी 150 अंक चढ़कर 26,000 के करीब कारोबार करता हुआ। हल्की सी गिरावट पिछले कुछ मिनटों में दिखी है, लेकिन फिर भी ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। तेजी के साथ कारोबार। निफ्टी बैंक 350 अंक चढ़कर 58,350 के पास कारोबार करता हुआ। करीब आधे % की तेजी के साथ 250 अंक ऊपर चढ़कर निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ। IT शेयरों में दमदार तेजी। इन्फोसिस करीब 5% भागा। निफ्टी IT इंडेक्स 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ ऊपर। इन्फोसिस में प्रमोटर्स हिस्सेदारी नहीं लेंगे। बायबैक में वो खबर के चलते 5% की तेजी यहां पर दिखी है। निफ्टी FMCG इंडेक्स 0.5% ऊपर। शेयरों में खरीदारी दिखी है। HUL के नतीजे काफी अच्छे हैं, जिसके चलते वहां पर भी तेजी दिखी। रियल्टी शेयरों में रौनक। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, फीनिक्स मिल्स सभी स्टॉक्स 2 से 2.5% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। तो कई सारे स्टॉक्स, कई सारे इंडिविजुअल सेक्टर्स जहां पर काफी एक्शन आज के सत्र में दिखा है। एक करके एक हमारे मेहमानों से इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंडेक्स लेवल पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए उस पर नजर डालते हैं। और अभिषेक, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, निफ्टी पर किस तरह की रणनीति होगी। 26,070 के आसपास के लेवल्स हमने आज के सत्र में दिखे थे, लेकिन पिछले आधे 1 घंटे में गिरावट फिर एक बार दिखी है। 26,000 के थोड़ा सा नीचे अब निफ्टी कारोबार करता हुआ। ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति होनी चाहिए अब? आशीषा, गुड आफ्टरनून। देखिए, ट्रेंड मजबूत है और बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि अगर अक्टूबर की हम बात करें तो लगभग 1400 से 1500 पॉइंट की एक तरफा रैली हम निफ्टी के लेवल में देख चुके थे। निफ्टी बैंक में करीब 4000 पॉइंट के आसपास की रैली आ गई थी। अब इंट्राडे में कितना डिप आया है? 100-125 पॉइंट निफ्टी नीचे आया है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 250-300 पॉइंट के आसपास की हम निफ्टी बैंक में ऊपरी इस तरह से गिरावट हम देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उम्मीद करके ये चल रहे थे कि आज के आज में निफ्टी का भी रिकॉर्ड हाई बन जाएगा, 26,277 को पार कर जाएगा निफ्टी भी। लेकिन वो थोड़े मायूस हुए होंगे। अदरवाइज बाजार का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही स्ट्रांग है। आज हम देख रहे हैं कि IT, प्राइवेट बैंक, ये 2 धड़े जहां पर FIs का सबसे ज्यादा पैसा आता है, ये दोनों के दोनों आज मजबूत है और बाजार को ये मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट, FMCG, मेटल, ये तमाम सेगमेंट बाजार में आज जोश भरने का काम कर रहे हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे कि यूरोपीय बाजार और डाउ फ्यूचर वगैरह, तो डाउ फ्यूचर थोड़ा सुस्त आपको दिखाई देगा, नेस्डेक फ्यूचर आपको ऊपर दिखाई देगा। यूरोप से जो संकेत है थोड़े मिले जुले हैं, तो थोड़ा वहां से उतना सपोर्ट मिला नहीं। अदरवाइज हो सकता है कि अपने गेंस को हम टिका कर रखने में कामयाब भी हो जाते। लेकिन आशीषा, मैं ये कहूंगा कि देखिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये तेजी क्यों बनी है। ये तेजी बनी है डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी के बीच में दिवाली के मौके पर जो बातचीत हुई है। ऑप्टिमिज्म काफी ज्यादा है। मीडिया के कुछ धड़े ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो टैरिफ है वो 50% से तो काफी कम हो जाएगा और 25% का टैरिफ खत्म किया जाएगा जो बाद में लगाया गया था। और 25% का जो ओरिजिनल टैरिफ था उसमें भी काफी कमी आएगी और 15-16% के आसपास की टैरिफ रह जाएगी। अब
मान लीजिए कि अगर इस चीज को लेकर आगे कोई निराशा आती है तो फिर बाजार में थोड़ी सी मायूसी हम हो सकता है कि देखें, थोड़ी सी हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन वो आगे की बात है। फिलहाल बाजार में जो ट्रेंड है, जो मोमेंटम है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार 6 सत्र की तेजी निफ्टी में हो गई है और आज हमने 30 सितंबर 2024 के बाद पहली बार हमने निफ्टी को 26,000 का आंकड़ा क्रॉस करते हुए देखा है और रिकॉर्ड हाई से आधे % के आसपास की दूरी रह गई है। तो बहुत चिंता की कोई बात नहीं है। एफआईज की बाइंग हो रही है। इसके अलावा हमने देखा कि Q2 के जो नंबर्स आए वो मजबूत आए और अच्छी चीज क्या आए हुए नंबर्स में कि मान लीजिए कि कहीं पर अगर कोई नतीजे में कोई नेगेटिव चीज भी अगर आई ना, तो बाजार ने नेगेटिव चीज को ना देखे पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। मैं उदाहरण के तौर पर एक्सिस बैंक का जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि मुनाफे में हमने देखा था कि 26% का डिप आया था, लेकिन निम के एसेट क्वालिटी के लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, ये नंबर काफी सॉलिड थे। उसके चलते हम देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक का शेयर चल रहा है। तो ये होता है कि जब बुल मार्केट होता है तो बाजार में आप ना पॉजिटिव साइड पर ज्यादा देखते हैं और एग्जैक्टली वही बाजार में हो रहा है। मेरा मानना है कि अगर किसी को अगर यहां से नई बाइंग करनी हो तो अपॉर्चुनिटी है। ऊपरी स्तरों से हम करीब 100 पॉइंट नीचे आ गए हैं। मेरा मानना है कि अगर 100 पॉइंट नीचे अगर और जाता है तो 25,800 से लेकर 25,900 की रेंज एक बढ़िया रेंज होगी नई एंट्री करने के लिए भी। और 26,200 जो है रेजिस्टेंस का लेवल है। 25,800 एक बढ़िया वाला सपोर्ट बाजार के लिए यहां पर फॉर्म हो गया है। धीरे धीरे अगर आपकी ऑलरेडी तेजी की पोजीशन है तो अपने स्टॉप लॉसेस को आप ट्रेल कीजिए, उसको 25,800 पर लेकर आ जाइए। मेरा मानना है कि 28 तारीख को देखिए एक्सपायरी है और एक्सपायरी से पहले पहले निफ्टी नया हाई बना देगा, इस बात की संभावना काफी ज्यादा लग रही है। हम बाजार में होते हैं तो हम संभावनाओं की बातचीत करते हैं, तो इस बात की गुंजाइश काफी ज्यादा है। और शॉर्ट ना कीजिए, ये बाजार शॉर्ट करने का नहीं है। हो सकता है कि बाजार इतनी लंबी तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करे, इक्का दुक्का सत्र में हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन ऐसा नहीं कि बाजार में कोई मोमेंटम ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर बाजार के लिए यहां से नहीं है। आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। बाजार में जो भी गिरावट आती है आप उसको इस्तेमाल कीजिए उस अपॉर्चुनिटी का। बाजार में लॉन्ग करने के लिए 25,800 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं कि ये सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। और निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिए निफ्टी बैंक में भी हमने काफी जबरदस्त तेजी देखी है। प्राइवेट बैंकों ने हाल फिलहाल इस तेजी को लीड किया है। पहले पीएसयू शेयर अच्छे खासे चले थे और आज हमने देखा कि 58,500 के ऊपर भी निफ्टी बैंक चला गया। 58,000 एक बढ़िया वाला सपोर्ट है। 58,000 के आसपास अगर निफ्टी बैंक मिलता है तो मेरा मानना है कि आप उसमें भी आप निफ्टी बैंक में भी तेजी की नई पोजीशन बना सकते हैं। और यहां से अब जो हर्डल जो दिख रहा है ना, 59,000 से पहले बाजार में कोई प्रॉफिट टेकिंग के किसी बाधा के संकेत ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दोनों के दोनों इंडेक्स बाय ऑन डिप्स गिरावट पर खरीदारी कीजिए, पैसे जरूर बनेंगे। स्ट्रक्चर मोमेंटम काफी ज्यादा बाजार का फिलहाल मजबूत दिखाई दे रहा है। तो ये नजरिया निफ्टी और बैंक निफ्टी पर शॉर्ट न करें, ऐसी सलाह निकल कर आई है। लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए हमारे मेहमान ऑलरेडी जुट चुके हैं, कुणाल शाह और ओशो कृष्णन। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड आफ्टरनून और शुक्रिया समय निकाल कर ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए। ओशो, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, इंडेक्स लेवल पर किस तरह की रणनीति होगी आपकी? 1-1.25 घंटा बाकी है मार्केट बंद होने में। वेरी गुड आफ्टरनून सारे पैनलिस्ट मेंबर को। ओवरऑल जैसा अभिषेक जी ने बताया कि मार्केट में काफी स्ट्रांग तेजी है, अंडरटोन काफी बुलिश है, बट निफ्टी में अगर हम इस लेवल्स पे देखते हैं तो ऑलरेडी थोड़ा सा एस्केलेटेड है, बिकॉज पिछले 6 दिनों में नियरली हमने 1,000 पॉइंट की वर्टिकल रैली देखी है। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। ऑल्दो यहाँ पे सपोर्ट काफी नजदीक में है, नियर अबाउट 25,900 एंड 25,800 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। सो अगर थोड़ा भी डिप आता है 900 के आसपास तो बाई की ही अप्रोच लेकर के चलनी चाहिए। हायर लेवल पे जो पहला रेजिस्टेंस है वो नियर अबाउट 25,120 से 150, 26,150 से 120 के जोन पे है। सो वहां पे एक पड़ाव देखने को मिल सकता है मार्केट में, बट जैसे वो ब्रेक थ्रू करता है तो वहां से फिर लाइफ टाइम हाइस को वापस से रिक्लेम करते हुए दिखाई दे सकता है। सो ओवरऑल अंडरटोन बहुत ज्यादा बुलिश है, बट यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना चाहिए निफ्टी पे। नियर अबाउट 25,900 से 800 के जोन पे बाई का अप्रोच करें एंड अप्रोक्सीमेटली 26,150 के आसपास के लिए अपने पोजीशंस को लाइट रखें एंड फ्रेश ब्रेकआउट होने के बाद ही अग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशन लेकर के जाएं। ठीक है, बिल्कुल सही ये स्ट्रेटजी है।
26,150 के आसपास एक हर्डल है, 26,200 का लेवल मैंने बोला था। और कुणाल जी भी, अशु जी भी सहमत है कि बाजार में बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी आपको खोजनी चाहिए। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आए। और आप देखिए इंडिया विक्स आप देखेंगे अगर आज तो 5% ऊपर है, करीब करीब 12 के आसपास के स्तर है इंडिया विक्स की। अब ये 5% ऊपर क्यों है, किस बात का रिस्क है, किस बात का फियर है? क्योंकि उतार चढ़ाव और भय का सूचक होता है इंडिया विक्स में। भय एक ही है, कितनी लंबी तेजी हो गई है, क्या थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आएगी? और इसकी संभावना हो सकती है कि एक तरफा रैली के बाद आनी भी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आपको भी प्रॉफिट हो रहा हो तो आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोच सकते हैं। इस लेवल पर बाजार हो सकता है कि नए शिखर से पहले थोड़ा सा अपनी एनर्जी को फिर से रीगेन करे एक दो सत्र की सुस्ती के बाद। लेकिन अभी तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निफ्टी थोड़ा थोड़ा नीचे ज़रूर आया है, फिलहाल आप 25,950 के आसपास तक के स्तर देखेंगे। आज हमने 26,100 को भी क्रॉस किया था, वो ऊपरी स्तरों से करीब 150 पॉइंट के आसपास की नरमी निफ्टी में आ चुकी है। अपने बाइंग रेंज की तरफ फिर से निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन हमारे दोनों एक्सपर्ट तैयार हैं अपने ट्रेडिंग पिक्स लेकर। कुणाल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, ओशो आपका भी बहुत शुक्रिया। कुणाल आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए आज आपने कौन से शेयर चुने हैं क्लोजिंग ट्रेड्स के तौर पर? गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। फर्स्टली अगेन हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर सभी को, ओशो आपको भी। ओवरऑल हम अगर देखेंगे तो मार्केट्स में जिस तरीके से हमने रैली देखी है कहीं ना कहीं एक हाई लेवल्स पे हमें कंसोलिडेशन देख रहे हैं आज के रीडिंग सेशन में। हमें भी लगता है कि मार्केट्स वापस एक ऑल टाइम हाई टच कर लेगा निफ्टी। सो बाय ऑन डिप्स का ही अप्रोच रखना है। जैसे कि ओशो ने कहा, आई थिंक सही स्ट्रैटेजी है। 25,900 850 के आसपास आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। वापस हम 26,200 और 250 तक के लेवल्स देख सकते हैं निफ्टी में। सो बाय ऑन डिप का अप्रोच रखिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, ये ऑलरेडी एक लीडर था, आउट परफॉर्म कर रहा था, तो यहाँ पे हम शायद एक थोड़ा करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देख सके। तो बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट बनता है वो 57,800 57,700 का जोन है। तो यहाँ से भी आप देखोगे तो 400 पॉइंट की जगह है बैंक निफ्टी में डाउन साइड पे, और वहां पे आता है तो आई थिंक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं बनेगी। फिर आप वापस बैंक निफ्टी को लॉन्ग साइड प्ले कर सकते हैं 57,500 के स्टॉप लॉस के साथ, और वापस हाई लेवल्स पे हम 58,400 500 तक के लेवल्स देख सकते हैं। सो दोनों इंडेक्स बाय के रडार पे, बट कहीं ना कहीं जैसे ओवर स्ट्रेच लेवल्स है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग को यूटिलाइज कर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह, जहाँ पे हम वापस हाई लेवल्स देख सकते हैं दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक बात है, फर्स्ट दोनों कॉल्स मेरे बाय साइड पे रहेंगे। फर्स्ट कॉल रहेगा वो है आईटी स्पेस में से। आई थिंक निफ्टी आईटी ने आज एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है टेक्निकल चार्ट्स पे। एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था 35,800 का, वो निकाला है आज, और वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई है। हमें लगता है ये फॉलोअप मूव कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे मेरी जो बाय की सलाह रहेगी वो है टीसीएस पे। टीसीएस ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड जोन में था, एंड कहीं ना कहीं सभी इंडिकेटर्स एक ओवरसोल्ड जोन में चले गए थे, और फाइनली हमें कंफर्मेशन मिला, जो एक रिसेंट स्विंग हाई था वो टीसीएस ने निकाला है, और हमें लगता है कि मोमेंटम आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा। सो टीसीएस पे बाय की सलाह है। 3080 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड पे आपको स्टॉप लॉस रखना है 2980 का। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है क्योंकि रेंज बड़ी है, पर मुझे लगता है कि हायर एंड पे टीसीएस आपको 3200 से लेके 3250 तक के टारगेट्स बता सकता है। सो टीसीएस पहली पिक रहेगी बाई साइड पे। सेकंड पिक रहेगी वो है फार्मा स्पेस से। आई थिंक फार्मा ने भी एक आज अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट बताया है, और यहाँ से मेरी पिक रहेगी सिंजन। सिंजन में हमने रिवर्सल देखा है टेक्निकल चार्ट्स पे। ऑलरेडी स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया था और आज एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आया है। हमें लगता है कि मोमेंटम आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा। तो सिंजन पे बाय की सलाह है। 660 के आसपास करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 640 का स्टॉप लॉस रखे। हाई लेवल्स पे 675 और 686, ये दो टारगेट्स रहेंगे सिंजन के लिए। ठीक है, ये दो शेयर होंगे कुणाल जी की तरफ से, सिंजीन और टीसीएस। एक फार्मा का प्ले और एक आईटी का प्ले, दोनों के दोनों एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनी से। और हम देख रहे हैं कि आईटी इंडेक्स में आज अच्छा मोमेंटम है, करीब करीब 3% इंडेक्स चढ़ गया था। और निफ्टी फार्मा की बात करें तो निफ्टी फार्मा में लगातार 5वें या 6ठे सत्र में आज के दिन तेजी हो रही है। तो मोमेंटम स्ट्रांग है, और जहां पर मोमेंटम है वहीं से ट्रेड भी निकल के आएंगे, और ये स्वाभाविक भी है। ओशो जी आप बताइए, आपकी नजर बाजार में कहां पर गई है और आप क्या सुझा रहे हैं? सी अगेन सारे ही काउंटर्स काफी अच्छे लग रहे हैं, बट मेजरली मेरा फोकस आज ब्रेकआउट काउंटर्स पे है।
तो सबसे पहला फार्मा या हेल्थ केयर स्पेस में जाइडस लाइफ काफी अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छा मोमेंटम काउंटर में बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो पहला पिक है जाइडस लाइफ। करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह बनेगी। 985 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जिसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है इमीडिएटली 1040 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से या 2 हफ्ते से एक अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ है काउंटर में, एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिला है। एंड अभी करेंटली एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो वरुण बेवरेजेस पे बाई की सलाह है। करंट लेवल्स पे 456 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड शॉर्ट टर्म में 488 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वरुण बेवरेजेस पर खरीदारी की राय, 488 तक का टारगेट और 456 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। लेकिन एक सेक्टर पर नजर डालते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के सत्र में दिखा है, और वो है आईटी सेक्टर। इनफैक्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स में अभी देख रही थी, सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर तो है ही, करीब 2.7% की तेजी, आज के 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ इंडेक्स कारोबार करता हुआ। और कई सारे स्टॉक्स, इन्फोसिस 4.5% की तेजी, एचसीएल टेक, टीसीएस, एम्फोसिस, विप्रो, सभी स्टॉक्स 2 से 4% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। कुणाल, क्या राय होगी आपकी? फंडामेंटल्स पर देखें तो अभी भी नजरिया यही है कि आईटी में स्लो ग्रोथ रहेगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद रिबाउंड नजर आ रहा है आईटी सेक्टर में। टेक्निकल्स पर आईटी सेक्टर पर आपका व्यू, और तेजी के बाद क्या आपको लगता है मोमेंटम कंटिन्यू होगा? कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जो आप शेयर कर पाए? आई थिंक निफ्टी आईटी की जहां तक मैं बात करूं तो हमने जो दिसंबर 2024 में टॉप बनाया था 46,000 के आसपास, वहां से हमने एक पूरा करेक्शन देखा था 30,000 के लेवल तक। और कहीं ना कहीं लार्जर टर्म ट्रेंड पे हम अभी भी एक करेक्शन फेज में ही है, तो एक करेक्शन फेज का एक पुल बैक है जो प्ले आउट करेगा। तो शॉर्ट टर्म व्यू मेरा पॉजिटिव रहेगा, लार्जर टर्म व्यू अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि जब तक आईटी इंडेक्स हायर लेवल्स पे 39,500 39,600 का जोन नहीं निकलता है, तो एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखाई दे रहा है। सो ये पुल बैक है, ये पुल बैक इंडेक्स को 37,500 38,000 तक लेके जा सकता है। तो उस पुल बैक को प्ले करिए। जैसे कि मैंने कहा कि टीसीएस मुझे अच्छा लग रहा है। टीसीएस के अलावा जो आईटी पैक में से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के व्यू के हिसाब से अच्छा लग रहा है वो एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में भी एक रेजिस्टेंस जोन था 1520 का, वो आज निकाला है, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे भी मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा। एंड मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 दिनों के लिए एक अच्छा ट्रेड बनेगा, जहाँ पे हाई लेवल्स पे एचसीएल टेक आपको 1570 1590 तक के लेवल्स बता सकता है। सो एचसीएल टेक, टीसीएस, ये 2 काउंटर्स है जो मुझे अच्छे लग रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से। ठीक है, और एचसीएल टेक पर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा सर? क्या आप रिपीट कर पाएंगे? एचसीएल टेक पे जो नीचे के लेवल पे सपोर्ट बन चुका है वो है 1490 का। सो जब तक 1490 नहीं तोड़ता है तब तक व्यू बुलिश है। 1575 और 1590 ये 2 टारगेट रहेंगे एचसीएल टेक के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर पर भी नज़र डालते हैं। कच्चे तेल के दामों में तेज़ी दिखी है ओवरनाइट। इनफैक्ट इस हफ्ते अब तक करीब 5% चढ़ चुका है कच्चा तेल ग्लोबल मार्केट और एमसीएक्स पर, और कई सारे ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में है। आईओसीएल, बीपीसीएल, सभी स्टॉक्स 1.5 से 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ, गिरावट के साथ रादर कारोबार करते हुए। बीपीसीएल के चार्ट को देखें तो 1.5% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। आईओसीएल, गुजरात गैस, सभी स्टॉक्स में गिरावट, और सभी स्टॉक्स करीब 1 से 4% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। ओशो, क्या राय होगी आपकी इन ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स पर? क्या रिवर्स ट्रेंड होता हुआ नजर आएगा अगले कुछ दिनों में? कि ओएमसीज की बात करें तो अभी भी काउंटर के शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है। ऑल्दो अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट्स देख रहे हैं तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ब्रेकडाउन है या करेक्शन फेज है, बट मुझे बहुत ज्यादा डिप एक्सपेक्टेड नहीं है ओएमसीज में। बीपीसीएल का जो मेजर सपोर्ट है वो नियर अबाउट 320 315 का है। सो थोड़ा डिप आ सकता है 315 तक, बट वो लेवल्स एक्यूमुलेट करने के जोन हो सकते हैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मुझे लगता है 1 से 2 दिनों का इंतजार करना चाहिए। इन केस करेक्शन फर्दर कंटिन्यू होता है सो 315 काफी अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा, वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं पोजीशंस। एंड हायर लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वो 345 का है। सो 315 से 345 का एक रेंज है बीपीसीएल के लिए। इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम काउंटर में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए या फिर डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए।
ठीक है, गिरावट पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए। सेंसेक्स आप देखिए दिन की ऊंचाई से करीब 550 अंक नीचे आ गया है। आधे फीसदी से ज़्यादा की गिरावट ऊपरी स्तर से, और निफ्टी के जो गेंस रह गए हैं वो रह गए हैं सिर्फ 70 अंकों के आसपास की। यानी कि आज के दिन की ऊंचाई से करीब 160-170 पॉइंट नीचे आकर निफ्टी भी आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक पिछले कुछ मिनटों में, पिछले 4-5 मिनटों में शार्पली और ये नीचे थोड़ा खिसका है। प्रॉफिट टेकिंग का दबाव बढ़ा है। बाजार के लिए कोई ऐसे नेगेटिव संकेत नहीं आया है। ये प्योरली एक प्रॉफिट टेकिंग है। जो 5-6 सत्र की लगातार तेजी हुई है, उसके बाद थोड़ी सी लाजमी भी है। 58,150 के आसपास है निफ्टी बैंक, और आज हमने देखा था कि 58,500 के लेवल को भी निफ्टी बैंक ने पार किया था। तो करीब करीब ऊपरी स्तरों से 350-400 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक पे भी हम देख रहे हैं, और ये चीज़ ज़रूर आपको नोटिस करनी चाहिए। 160 अंक, एग्जैक्टली 160 अंक नीचे आकर निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आईटी शेयरों से मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। उन्होंने अपने गेंस को पूरी तरह से बरकरार रखा है आज के सत्र में भी। लेकिन बैंकिंग में हम देख रहे हैं कि आईसीसी बैंक में प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आईसीसी बैंक की जो गिरावट ही वो हो गई है करीब करीब 1.5% के आसपास की, और ये दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। एक राय आपसे ओशो जी जानना चाहेंगे। आईसीसी बैंक 3 सत्र में अगर हम देखें तो ये शेयर 1440 रुपए तक गया, और अब 1362 रुपए, यानी कि करीब करीब 80 रुपए के आसपास की गिरावट आ गई है आईसीसी बैंक के शेयर में। क्या यहां से भी शॉर्ट करना है आईसीसी बैंक को, या फिर ये जो फॉल है ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रही है? आप कैसे देख रहे हैं इस फॉल को? आईसीआईसीआई बैंक बहुत दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि नेगेटिवली कोरिलेट कर रहा है बैंक निफ्टी से, बिकॉज बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाइज पर है। एंड आईसीआईसीआई की बात करें तो पिछले 3 दिनों में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये हफ्ते में ही अगर हम देखें तो नियरली 5% एज अ हेवी वेट 5% करेक्शन काफी बड़ी बात रहती है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। बट इस लेवल पे अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास है, अपनी 200 सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि नियर अबाउट 1350-55 के आसपास होवर कर रहा है। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे शॉर्ट करने की राय तो नहीं बनेगी। थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था या स्विंग क्लोज था वो नियर अबाउट 1348 का है। सो 1348 को अगर ब्रेक डाउन करता है तब वहां से हमें एक सेल ऑफ की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एल्स हमें 1350 के आसपास लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए एज अ अग्रेसिव ट्रेडर। 1340 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। सो और 10-15 पॉइंट का डिप के बाद एक बार के लिए लॉन्ग के पोजीशंस बनाए जा सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक पे। हायर लेवल्स पे ऑल्दो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो परफॉर्म कर रहे हैं, बट 1390-1400 का रेजिस्टेंस है, उसे ब्रेकआउट करने के बाद एक ट्रैक्शन बाइंग के तरफ रुझान बनते हुए दिखाई दे सकता है। सो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे एक बार के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेकर के जानी चाहिए विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1340। एंड हायर लेवल्स पे अगर 1400 को ब्रेकआउट करता है सो वहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, आईसीसी बैंक को लेकर ये व्यू हमने देखा था कि जब नतीजे आए आईसीसी बैंक के और एचडीएफसी बैंक के, तो दोनों बैंकों की तुलना शुरू हो गई कि दोनों में से बेहतर कौन है। और कुछ पैरामीटर पर निश्चित तौर पर, जैसे कि अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन के मोर्चे पर प्रदर्शन आईसीसी बैंक का थोड़ा सा बेहतर रहा एचडीएफसी बैंक के मुकाबले। लेकिन बाकी अन्य पैरामीटर पर हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक ने आईसीसी बैंक को पीछे छोड़ा, और ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने थोड़ा प्रेफर्ड पिक बताया था एचडीएफसी बैंक के शेयर को, और वो भाव में हम रिफ्लेक्ट होते हुए देख भी रहे हैं। आप देखिए एचडीएफसी बैंक, हालांकि आज दिन के ऊपरी स्तर यानी कि 1020 रुपये आज का हाई है एचडीएफसी बैंक का। अब ये 1010 यानी कि एचडीएफसी बैंक भी आया है नीचे, लेकिन आईसीसी बैंक की गिरावट काफ़ी ज़्यादा है, 1.5% के आसपास की नरमी है। और ये ना सिर्फ निफ्टी बैंक पर बल्कि निफ्टी पर भी दबाव बनाने काम कर रहा है, क्योंकि वेटेज के लिहाज से दोनों में ही बहुत ही क्रूशल ये जगह रखता है। निफ्टी बैंक के गेंस रह गए हैं सिर्फ 100 अंकों के। 0.17% ऊपर आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा, और निफ्टी के जो गेंस हैं 77 पॉइंट्स के आसपास के हैं। तो बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े प्रेशर में आ रहे हैं। एक बार जरा देखते हैं कि निफ्टी बैंक की पिक्चर कैसी दिखाई देती है। हालांकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो 12 में से जो 10 शेयर हैं मजबूती पर कारोबार कर रहे हैं। आईसीसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ दें तो बाकी जो 10 शेयर हैं वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एसबीआई का शेयर 910 रुपए के आसपास है, वहां से भी आज हमें मजबूती के ही संकेत मिल रहे हैं। लेकिन एक और शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि बाजार लगातार 5-6 सत्र में चला है, लेकिन एक शेयर ऐसा है जो लगातार 5 सत्र से गिरावट का शिकार हो रहा है, और वो शेयर है इटर्नल। वायदा में आप देखेंगे
तो सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में ये भी शामिल है। निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है इटर्नल, करीब 3% के आसपास की कमजोरी हो गई है। इटर्नल, इस पे कुणाल जी क्या आपकी राय है? ऐसी कोई नेगेटिव चीज तो इटर्नल के लिए आई नहीं है, आप जरा बता पाएंगे? अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो वो भी शेयर कीजिए और एक व्यू भी दीजिए कि इटर्नल में करना क्या है अब। तो अभिषेक जी, जैसे मार्केट्स में हम कहते हैं कि जो प्राइस में डिस्काउंट हो जाता है रिजल्ट्स के पहले ही, हमने जो रैली देखी थी इटर्नल में, कहीं ना कहीं ये सब कुछ डिस्काउंट काफी कुछ हो चुका था एंड वहीं वहीं से हमने सेल ऑफ देखा है इटर्नल में। सो कहीं ना कहीं हाई लेवल्स पे जो बिग प्लेयर्स है वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टॉक पे भी प्रेशर है। अभी हम टेक्निकल्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये वीक का क्लोज और ये मंथ का क्लोज इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर हम वीकली क्लोज अगर देखने जाए इटर्नल के लिए, अगर हम 325 के नीचे क्लोज दे देते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक रिवर्सल का पैटर्न इवनिंग स्टार बना देंगे वीकली चार्ट्स पे। और अगर मंथली पे हमारा जो क्लोजिंग है वो अगर 320 के नीचे आ जाता है ये मंथ का, तो हम कहीं ना कहीं एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना देंगे टॉप पे। सो वो फर्स्ट इंडिकेशन रहेगा कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन रहेगा कि इटर्नल कहीं ना कहीं एक टॉप बना रहा है और वहां से करेक्शन फिर डीप हो सकता है। सो आई थिंक बहुत अर्ली स्टेज है कि टॉप बनता है नहीं बनता है, बट फर्स्ट साइंस है कि इटर्नल में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है। बाउंसेस पे आपको एटलीस्ट अगर आप लोअर लेवल से होल्ड कर रहे हो तो पार्ट प्रॉफिट बुक करके एटलीस्ट एग्जिट करिए, और बाकी की जो पोजीशंस अगर आपके पास है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहिए। बट फ्रेश पोजीशंस करंट लेवल्स पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा लॉन्ग साइड के लिए। ठीक है, फ्रेश पोजीशन ऐड नहीं करनी है, पार्ट प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हैं अगर आपको मुनाफा हो रहा हो तो। लेकिन यह है कि यहाँ 3% गिर के दिन के निचले स्तर पर ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट तो लोअर लेवल से आया है इंडेक्स में। निफ्टी अच्छा 25,900 के आसपास है, 65 अंकों की ही तेजी है, और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो रह गई है करीब करीब 70-80 अंकों के आसपास की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और हमें ये भी देख रहे हैं, देखिए एक चीज नोटिस करने वाली ये भी है कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो अब तक वो बेहतर था, अब थोड़ा सा टिल्ट हो गया है गिरने वाले शेयरों की तरफ ज्यादा, क्योंकि स्मॉल कैप का खेमा थोड़ा निराश कर रहा आज के सत्र में। 1500 शेयर हैं कमजोरी वाले और 1366 शेयर आपको दिखाई देंगे इस वक्त बढ़त वाले। ठीक है, ये आई थिंक ये थोड़ा सा ना डेटा ये डिलेड है, कुछ तो इसमें दिक्कत है। मेरे पास जो डेटा है 1366 शेयर मजबूती वाले हैं और 1505 शेयर हैं गिरावट वाले, तो थोड़ा सा ये टिल्ट बढ़ रहा है मंदी की तरफ। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर हम चर्चा करेंगे, कुछ और एक्साइटिंग ट्रेड्स अपने एक्सपर्ट से हम लेने की कोशिश करेंगे। और आप बने रहिए हमारे साथ। निफ्टी के गेंस रह गए हैं सिर्फ 60 अंकों के, निफ्टी बैंक भी 70 अंक ऊपर ही रह गया है, तो गेंस ऑलमोस्ट सरेंडर करते हुए दोनों के दोनों इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं। चल चुका है। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। कुणाल, आपसे पूछना चाहूंगी, पिछले 1 घंटे में जो गिरावट दिखी थी वो अब एक्सेलरेट होती हुई नजर आ रही है और अब केवल 60 अंकों की तेजी निफ्टी पर, क्या राय होगी दोनों ही इंडेक्स पर? और क्या आपको लगता है कि बाजार बंद होते होते अगले 1 घंटे में गिरावट और बढ़ती हुई नजर आएगी? कुणाल, ये सवाल आपके लिए था। ठीक है, रूपक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपक जी, बाजार पर क्या राय होगी? गिरावट के साथ कारोबार यहाँ पर दिखा है 25,930 के आसपास अब निफ्टी। मुझे लगता है निफ्टी में जो सुबह जो एक गैप अप ओपनिंग दिया था उसका ही भरपाई किया अभी का जो रिसेंट जो करेक्शन आया, अभी फिलहाल जो करेक्शन हुआ। बट मुझे लगता है कि 25,900 के आसपास एक सपोर्ट है और फिलहाल ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी एक बार सपोर्ट लेके एक रिकवरी दे। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि कंप्लीट रिकवरी दे के डे हाई पे बंद करेगा, बट मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी आ सकता है और 26,000 के ऊपर क्लोजिंग आ सकता है। तो यहाँ पे अगर कुछ पोजीशन बनाना है तो 25,900 का स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है 26 और 26,050 के टारगेट के लिए। तो ये नजरिया निफ्टी पर। अविनाश गोरस्कर भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, गुड आफ्टरनून और शुक्रिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपके ट्रेडिंग आइडियाज, आखिरी की 1 घंटे की रणनीति क्या होगी? नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि जो गैप अप ओपनिंग हो गया उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना ही था, क्योंकि बाजार ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर खुला था। मेरे ख्याल से देखिए, जब तक इंपोर्ट टैरिफ का न्यूज फ्लो कंफर्म नहीं होता है तब तक मेरे ख्याल से मार्केट्स ऐसे ही वोलेटिलिटी दिखाएगा।
मेरे ख्याल से जिनको पोजीशनिंग करना है इंपोर्ट टैरिफ को न्यूज़ को लेके स्पेसिफिकली, हमको लगता है कि लार्ज कैप में इन्फोसिस और एचसीएल टेक, ये 2 ऐसी कंपनीज़ हैं जो ऑब्वियसली बेनिफिट करेंगी और काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस में इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदता है, तो मेरे ख्याल से अगले 8 से 12 महीने के लिए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ऑलरेडी मैनेजमेंट ने आज कहा है कि वो बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो शेयर होल्डर है इनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनका एक्सेप्टेंस रेशियो और भी अच्छा बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से नियर टर्म में तो 1650, 1690 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। तो आईटी में हमको लगता है कि थोड़ा-सा वैल्यू बाइंग इमर्ज हो रहा है, तो इसका फायदा इन्वेस्टर्स को ज़रूर लेना चाहिए। दूसरे मुझे लगता है कि ऑटो कंपोनेंट सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है, जहाँ पे हमको लगता है कि जो लार्ज कैप प्लेयर्स है जैसे लुमैक्स इंडस्ट्रीज हो गया, भारत फॉर्ज हो गया, सुंदरम फास्टनर्स हो गया, यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मात्रा में यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये भी मुझे लगता है एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला सेक्टर रहेगा। होपफुली अनदर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ये इंपोर्ट टैरिफ का न्यूज़ कंफर्म होता है, तो इसमें आपको वापस थोड़ी-सी री-रेटिंग देखने को मिलेगी। तो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर मुझे लगता है कि आपको फोकस रखना चाहिए और ये सारे शेयर्स पोजिशनल वाले हैं, तो यहाँ पे भी 6 टू 12 मंथ्स का नजरिया रखें। तो ये नज़रिया और कई सारे सेक्टर्स जहां पर आपका नज़रिया अभी भी पॉजिटिव है, और फंडामेंटल नज़रिए से कहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ इस बाज़ार में नज़र आ रही है। लेकिन कुछ और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं जहां पर काफ़ी एक्शन आज के सत्र में दिखा है। और इंडिविजुअल लूजर्स की बात करें तो आयशा मोटर्स में आज के सत्र में 1.5% तक की गिरावट दिखी है। ओशो, आयशा मोटर्स पर आपकी क्या राय होगी, और इसके अलावा ऑटो सेक्टर से कोई स्टॉक जहां आपको लगता है कि शायद इस गिरावट के बाद फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं? आयशर मोटर की पहले बात करें तो 6 हफ्ते से काउंटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड नैरो कंसोलिडेशन जोन में रहा है। नियर अबाउट 7,100 के आसपास काफी स्ट्रांगली होवर कर रहा है। बट रीसेंट जो करेक्शन है, हमें एक दिन का इंतजार करना चाहिए कि अगर कल भी एक फॉलोड अप सेल ऑफ दिखाई देती है काउंटर में, तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ऑल्दो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है एंड कोई भी ब्रेकडाउन या कोई भी करेक्शन जो परसिस्ट करे 6800 के नीचे, तभी हम एक कन्विक्शन के साथ इसमें एक सेल ऑफ का व्यू लेकर के चला जा सकता है। बट अभी के लिए करेंटली अगर पोजीशंस हैं तो 6800 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। 6800 के नीचे जाने के बाद ही यहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग एग्रवेट होते हुए दिखाई दे सकता है आयशर मोटर में। सो मेजॉरिटी काउंटर्स ऑटो सेक्टर्स में से नियर अबाउट सेम पैटर्न फॉर्मेशन में है, तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, एंड अकॉर्डिंगली अपने पोजीशंस बनाने चाहिए। आयशा मोटर्स पर 6,924 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ 1.5% तक की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। लेकिन एक और सेक्टर पर नजर डालते हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में नजर आई है, और वो है टेक्सटाइल सेक्टर। लेकिन इसके पीछे के ट्रिगर्स क्या है, कौन से स्टॉक्स में तेजी दिखी है? अभिषेक, आप हमें बताएंगे कौन से फैक्टर्स हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन यहां पर दिखा है? आशीषा, देखिए ट्रिगर तो एक ही है, और वो ट्रिगर पूरे बाजार के लिए काम कर रहा है कि ये ऑप्टिमिज्म बिल्ड हुआ है पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत के बाद कि ट्रेड डील को लेकर कुछ सकारात्मक और बहुत ज़्यादा सकारात्मक खबरें हमें देखने को मिले। ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि जो अभी टैरिफ 50% का ही, ये टैरिफ घट के आ जाएगा 15-16% के आसपास का। और आपको याद होगा कि अगस्त में ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को बढ़ाकर किया था, 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। तो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, टेक्सटाइल का बड़ा एक्सपोर्ट हम करते हैं, वो लगभग एक तरह से ठप पड़ गया था। अब ये मान लीजिए टैरिफ अगर रिवाइज किया जाता है, 25% का जो बाद में टैरिफ लगाया गया उसको हटाया जाता है, और ओरिजिनल 25% में भी अगर कमी की जाती है, तो निश्चित तौर पर ये तमाम टेक्सटाइल कंपनीज के लिए ये अच्छी चीज़ होगी। आज हम देख रहे हैं कि गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया, वेल्सपन लिविंग हो गया, किटेक्स गारमेंट हो गया, तमाम शेयर आज बढ़िया तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। एक खबर ये भी आ रही है कि भारत रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट घटाने को लेकर सहमत हो गया है। हालांकि ये भी सूत्रों के हवाले से है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि भारत हो सकता है कि अपना बाजार थोड़ा सा अमेरिकी कंपनीज के लिए और खोले, जीएम कॉर्न और सोया मिल के लिए। लेकिन ये सारी की सारी भविष्य की चीजें, जब तक क्लैरिटी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता तब तक ज्यादा इस पर उत्साहित होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बट ये कि सामने जो दिख रहा है उसकी रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं। अब ये
टेक्सटाइल के लिए अमेरिका अहम क्यों है? आप देखेंगे कि सितंबर में टेक्सटाइल अपैरल के एक्सपोर्ट में करीब 10% के आसपास की कमी देखने को मिली है और 2024 में यूएस के कुल अपैरल इंपोर्ट में भारत का जो हिस्सा था 6% के आसपास था और भारत ने 10 बिलियन का टेक्सटाइल अपैरल का एक्सपोर्ट किया था 2024 में। तो एक बड़ा साइज है, बड़ी रकम का हम एक्सपोर्ट करते हैं और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है कि एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, देश के जीडीपी के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुआ ये था कि 50% का जब टैरिफ हो गया था तो जो बाकी हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वियतनाम हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, उनसे टैरिफ भारत पर ज़्यादा हो गया तो भारतीय कंपनीज के लिए मुश्किल आना तो फिर वो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात थी। रोजगार के मामले में टेक्सटाइल देश में दूसरे नंबर पर ही आता है। करीब 2.5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट रोजगार है। अगर हम देश के टोटल जीडीपी की बात करें तो उसमें करीब 2% के आसपास का शेयर है और टोटल अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो अकेले उसमें टेक्सटाइल अपैरल का करीब 12% के आसपास का शेयर है। तो उम्मीदें बधी है कि टैरिफ में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन होगा, भारतीय कंपनीज के लिए मौके बढ़ेंगे और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा बाइंग हो रही है। हालांकि गौर कीजिए कि ऊपरी स्तरों से ये शेयर भी धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट करीब 5% ऊपर है, वर्धमान टेक्सटाइल में 8% की तेजी है, नितिन स्पिनर, वेल्सपन लिविंग, एक लंबी लिस्ट है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो टेक्सटाइल अपैरल वाली हो, फिनिश्ड जो कपड़े बनाती हैं उनकी कंपनीज हो या फिर यार्न वाली कंपनी, धागे वाली कंपनी, सारी की सारी आज आपको तेजी पर कारोबार करते हुए दिखाई देंगी। एक सवाल आपसे इस पर अविनाश जी जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं टेक्सटाइल में जो आज की तेजी है? ऐसा तो नहीं कि अति उत्साह में लोग फंस जाएं नया निवेश करके? आप क्या सलाह देंगे? आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जब तक क्लैरिटी ना आ जाए तब तक ये उतार चढ़ाव बाजार में रहेगा और उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। नहीं अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए टेक्सटाइल सेक्टर में जो तेजी आ गई है, जो भी है मेरे ख्याल से नवंबर एंड तक आने की पॉसिबिलिटी है। देखिए अभी तो बातचीत शुरू हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली कोई नतीजा आएगा। मेरे ख्याल से जो अभी आसियान समिट होने वाला है उसके बाद थोड़ी बहुत क्लैरिटी और इंडिकेटर हमको मिलेगा। तो ये जो बाइंग हो गया है, इसमें एक बात निवेशकों को समझना चाहिए कि अगर वो अभी खरीद रहे हैं तो कम से कम 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम दे, क्योंकि जब तक ये पॉलिसी आएगी, जब तक नए इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ्स होंगे, नए बिजनेस डील साइन अप होंगे, इसके लिए कम से कम एक आध क्वार्टर तो जरूर जाएगा जब तक ये नई प्राइसिंग और नया चेंज आए, क्योंकि अभी तो 50% इंपोर्ट टैरिफ लग रहा है। तो एटलीस्ट अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में लगता नहीं है कि कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। तो जो भी इंप्रूवमेंट होगा मेरे ख्याल से मार्च के बाद ही आपको नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये बात इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी तो सिर्फ नैरेटिव चल रहा है, तो इसके बाद फ्रक्टिफाई होगा, उसके बाद पॉलिसी चेंज होगी, उसके बाद आपको रियल रीरेटिंग और अर्निंग्स में रिफ्लेक्शन नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली पॉजिटिव आउटलुक है, बट जो लोग अभी खरीद रहे हैं वो ये बात और ये रिस्क ध्यान में लें और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें। सही सलाह है सर ये। और देखिए हो ये रहा है कि जो हम कहते हैं ना कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़, तो ये बिल्कुल उसी टाइप का मामला लग रहा है। अभी तो कानाफूसी हुई है, अभी ये ना ट्रंप ने कहा है, ना मोदी ने कहा है, ना किसी विदेश मंत्रालय किसी ऑफिशियल ने कहा है, ना किसी हमारे ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि कितना टैरिफ होगा। 50% है, कितनी कमी आएगी? डोनाल्ड ट्रंप बड़े टफ नेगोशिएटर हैं, जब तक हम बदले में उन्हें कुछ देंगे नहीं और बहुत कोई प्रमुख चीज़, तब तक मुझे लगता नहीं कि वो बहुत रियायत बरतेंगे। देखते हैं कि कब तक चीज़ें होती हैं, बट ये है कि हाँ तब तक थोड़ा सा उथल पुथल का माहौल बना रहेगा। बाजार को जो रियल सपोर्ट मिल रहा है वो निश्चित तौर पर अर्निंग से मिल रहा है, अर्निंग से और एफआई से। उनके चलते ही हाल फिलहाल हमने तेजी देखी है। निफ्टी के अब तक 16 नतीजे आ गए हैं और अच्छी बात यह है कि जितनी उम्मीदें थी उस उम्मीदों से बेहतर जाकर हमारे नतीजे Q2 को आ रहे हैं, क्योंकि 16 निफ्टी कंपनी नतीजे आ गए हैं और 16 में से एक भी नतीजा ऐसा नहीं आया है जहां पर अनुमान से कमजोर नतीजे आए हों। मिक्स्ड आए हैं, अनुमान के हिसाब से आए हैं, बेहतर आए हैं, कमजोर नहीं आए हैं। तो ये चीज बाजार को पसंद आ रही है। एक छोटे से और ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज और कुछ इन्वेस्टमेंट पिक्स भी हम अविनाश जी से समझने की कोशिश करेंगे। आप नहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि बार बार सपोर्ट भी आ रहा है। निफ्टी बैंक की जो तेजी रह गई थी 1780 अंकों के आसपास की, अब फिर से हो गई करीब 250 पॉइंट के आसपास की।
यानी कि इंट्राडे में भी जो थोड़ी सॉफ्टनेस आ रही बाजार में, बायर्स तैयार बैठे हैं अपॉर्चुनिटीज को लपकने के लिए। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 118 अंकों के आसपास की तेजी है, 25,985 यानी कि 26,000 के आसपास के स्तर को निफ्टी ने बरकरार रखा है। बाय ऑन डिप्स हमने कहा था, हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा था कि बाय ऑन डिप्स कीजिए, और एग्जैक्टली उसी तरह का ट्रेड बाजार में आज हम होते हुए देख रहे हैं। अविनाश जी, एक राय आपसे ना, वोडाफोन आइडिया के शेयर पर हमें चाहिए। करीब करीब 9.5 रुपए के आसपास के भाव हैं और लोअर लेवल से रह रहे कि बाइंग आती है। कई बार कंपनी की तरफ से कुछ स्ट्रेटजी आती है अपने नेटवर्क को लेकर। 5G लॉन्च भी कंपनी ने किया, हालांकि बाकी कंपनी से देखेंगे तो थोड़ी पिछड़ सी गई। सरकार से राहत की उम्मीद है, सरकार खुद एक पार्टी है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है वोडाफोन आइडिया का। आपसे अगर कोई पूछता है सर वोडाफोन आइडिया के बारे में, अगर कोई निवेश की अगर राय लेता है तो आप उसको कैसे गाइड करते हैं? समझाना थोड़ा मुश्किल होता है उसको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये पहले तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है अभिषेक। आई मीन, आपको भी पता होगा कि वोडाफोन इंडिया हर क्वार्टर में करीबन 2000 करोड़ के ऊपर का घाटा रिकॉर्ड करती है। और सबसे बड़ा चुनौती का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कस्टमर शेयर थोड़ा थोड़ा करके रिलायंस जियो और भारती इसको पिटा रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, जब तक क्लियरली आई थिंक कंपनी प्रॉफिटेबल पाथ पे नहीं आती, तब तक ये प्योरली एक ट्रेडर फेवरेट वाला स्टॉक है। इसमें फंडामेंटली अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से लॉसेस बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से 5G रोल आउट को इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी वापस कर्जा लेगी। कैश फ्लो तो वैसे भी बहुत वीक है, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ का कर्जा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया था उसके बाद एक बड़ी तेजी देखी थी, वो शायद स्टॉक के लिए एक शॉर्ट टर्म में एक टॉप बन गया है। और अभी इंक्रीमेंटल गेन्स अगर स्टॉक को बनाना है तो मेरे ख्याल से ऑपरेशनली सारे लोग देखना चाहेंगे कि नेट प्रॉफिट लेवल पे कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से देखिए, ट्रेडर्स को अगर प्ले करना है तो अपना रिस्पेक्टिव स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे ये काम करे। लेकिन फंडामेंटली मुझे लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर में बेटर टू बी विद द बिग बॉयज, जैसे कि रिलायंस में तो रिलायंस जियो एम्बेडेड है। लेकिन भारती मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक साबित हो सकता है। वोडाफोन में मुझे लगता है कि ओनली फॉर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स के लिए भारती एयरटेल अच्छा रहेगा। ये नज़रिया भारतीय एयरटेल और इसके अलावा कई और स्टॉक्स पर फंडामेंटल नज़रिया हमने आपके सामने रखा। लेकिन एक और सेक्टर पर नज़र डालते हैं जहां पर काफ़ी एक्शन आज के सत्र में दिखा है, और वो है डिफेंस सेक्टर। दिल्ली में इस वक्त डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में किन अहम रक्षा सौदों पर फैसला हो सकता है, ये एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर प्रकाश प्रियदर्शी मेरे कॉलीग अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास, किस तरह की चर्चा हो रही है और डिफेंस सेक्टर के लिए ये कितना बड़ा पॉजिटिव हो सकता है? रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आज एक इम्पॉर्टेंट बैठक होने जा रही है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, जिसमें कई तरह के इम्पॉर्टेंट डिफेंस प्रपोजल्स को मंजूरी दी जा सकती है, जिससे कि इंडियन आर्मी की, इंडियन मिलिट्री की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब 80,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के जो डिफेंस प्रपोजल्स हैं उस पर डीएसी की मंजूरी मिल सकती है, जिस पर कि डिफेंस प्रपोजल बोर्ड ने अपनी मंजूरी पहले दी हुई है और आज डीएसी की मंजूरी मिल सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 80,000 करोड़ रुपए के जो प्रपोजल्स हैं उसमें करीब 33,000 करोड़ रुपए के जो डील्स हैं वो 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स एक्वायर करने के लिए की जा सकती है, ताकि सी ऑपरेशंस में टैंक और जो ट्रूप्स हैं उसका मूवमेंट, उसके मूवमेंट को आसान किया जा सके। इसके अलावा इंडियन आर्मी के लिए रॉकेट लॉन्चर्स का प्रिक्योरमेंट, सरफेस टू एयर मिसाइल्स की बात करें, नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए उसके प्रिक्योरमेंट के लिए भी आज मंजूरी मिल सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है डिफेंस सेक्टर की बात करें। और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इसमें यह है कि मेक इन इंडिया प्लान के तहत इन प्रपोजल्स को मंजूरी दी जाएगी, ताकि जो प्रिक्योरमेंट हो डोमेस्टिक सोर्सेज से ज़्यादा हो। जाहिर तौर पर डोमेस्टिक जो डिफेंस सेक्टर है उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जैसे BEL, BEML, HAL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, वो बिगेस्ट बेनिफिशियरीज हो सकती हैं। तो जाहिर तौर पर डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है।
तो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ बड़े खबर, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स निकल कर आ सकती है इस मीटिंग के बाद। प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके अलावा डिफेंस सेक्टर का एक और स्टॉक जहां पर काफ़ी एक्शन दिखा है वो है भारत फोर्ज। याद रखें, आज सुबह एक बड़ी अनाउंसमेंट निकल कर आई जहां पर इंडियन आर्मी ने कहा कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, करीब 2800 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट, जिसका 60% ऑर्डर भारत फोर्ज को जाएगा। तो भारत फोर्ज एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। क्लोज क्वार्टर बैटल CQB कैबिन्स के लिए इंडियन फर्म से ये साइन किया है भारत फोर्ज। 5% की तेजी के साथ इस खबर के चलते कारोबार करता हुआ कनिष्का हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स लेकर। ऑर्डर वैल्यू क्या है, इसके चलते भारत फोर्ज को किस तरह का फायदा होता हुआ नजर आएगा? कनिष्का। भारत फोर्ज आज स्पॉटलाइट में है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स के लिए इंडियन फर्म्स के साथ। इसका टोटल वैल्यू लगभग 2770 करोड़ के करीब है। इस एग्रीमेंट के चलते भारत फोर्ज मोस्ट लाइकली अपनी एक सब्सिडरी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम के जरिए 60% कार्बन सप्लाई करेगी और इन गन्स की डिलीवरी अगले साल से शुरू होगी और 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ये कार्बाइन्स DRDO डिजाइंड है और सरकार के बाय इंडियन कैटेगरी के अंडर आती हैं, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बड़ा बूस्ट मिलेगा। भारत फोर्ज के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि इस डेवलपमेंट से कंपनी का डिफेंस पोर्टफोलियो और भी मजबूत होता है, रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ती है और इंडिजिनियस वेपन मैन्युफैक्चरिंग में एक की प्लेयर के रूप में ये कंपनी एस्टैब्लिश होती है इस ऑर्डर की वजह से। ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड स्मॉल आर्म्स के लिए सबसे बड़े ऑर्डर्स में से माना जा रहा है, जो आर्मी के मॉडर्नाइजेशन ड्राइव को और तेजी से आगे बढ़ाता है। सो इसीलिए आज भारत फोर्ज फोकस में है। कनिष्का, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। अविनाश, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या राय होगी? क्या आपको लगता है कि पिछले 3 साल में जो तेज़ी दिखी है पूरे ही डिफेंस सेक्टर में, उसके चलते वैल्यूएशन सब चढ़ चुके हैं और शायद इस सेक्टर को अवॉइड करना ही ज़्यादा बेहतर होगा? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर में जो वैल्यूएशंस है वो तो डेफिनेटली फेयर टू एक्सपेंसिव है, एटलीस्ट 1 ईयर फॉरवर्ड नंबर पे। बट अगर हम अगले 2-3 साल की बात करें तो डिफेंस एक मल्टी ईयर स्टोरी है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी को डिफेंस ऑर्डर एक बार मिल गया तो उसका मतलब अगले साल कुछ ऑर्डर मिलेगा नहीं। मैं ये भी पढ़ रहा था कल कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी करीबन 600 करोड़ का कुछ नया ऑर्डर मिला है। तो ये डेफिनेटली मामला आगे भी चलता रहेगा। मेरे ख्याल से ऐसी कंपनीज को और मल्टी ईयर डील्स मिलेंगी और जो भी निवेशक अभी खरीदना चाहता है और डिफेंस अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है, कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखे और होपफुली SIP अप्रोच से फॉलो करे, क्योंकि देखिए ये स्टॉक्स में टॉप और बॉटम का प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। भारत फौज की भी अगर हम बात करें तो देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो शुरुआत है। मुझे लगता है आगे भी इंडियन आर्मी को ऐसे एम्युनिशन और ऐसे डिफेंस प्रोडक्ट्स की जरूरत लगेगी और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। तो अगले 1.5-2 साल में मुझे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ और जो अपॉर्चुनिटी है इन कंपनीज के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आपको लंबे अवधि के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा तो एलोकेशन डिफेंस को करना चाहिए। हालांकि अभी एक बात जरूर है कि आपको मल्टी बैगर्स रिटर्न्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे क्योंकि सारे डिफेंस स्टॉक्स बढ़ गए, लेकिन एटलीस्ट कंपाउंडिंग रिटर्न्स 15-20% का रिटर्न तो आपको कंफर्टेबली अगले 2 साल या डेढ़ साल में मिलेगा। बट आपको यहाँ पे निवेशित जरूर रहना चाहिए। एक्सपेंसिव है लेकिन बने रहने की सलाह फंडामेंटल्स पर यहाँ पर अविनाश से आती हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर नजर डालेंगे। BTST STB रिट्रेस। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मोमेंटम फिर से बिल्ड हो रहा है। हालांकि वोलेटाइल भी ऊपरी स्तरों पर। निफ्टी के जो गेन से 85 अंकों के हैं, निफ्टी बैंक की बात करें तो 225 अंकों के आसपास की तेजी हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। रूपक जी, फटाफट कुछ स्टॉक्स हैं ना जिनके बारे में मैं आपसे व्यू लेना चाहूँगा और थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी कुछ स्टॉक्स कवर करते हैं। IGL में हम देख रहे हैं कि आज अच्छी तेजी पर कारोबार हो रहा है, बढ़िया मोमेंटम, डे हाई पर है, अच्छी क्लोजिंग, ये शेयर देने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हाँ, जब भी शेयर चलने की कोशिश करता है 220-25 तक जाता है, फिर सप्लाई आ जाती है। ये तेजी टिक पाएगी IGL की? ब्रेकआउट चाहिए फॉर ए सस्टेन्ड अप मूव। तो 270 के नीचे जब तक रहेगा उसके नीचे, तब तक सेंटिमेंट उतना वन साइडेड मूवमेंट नहीं आएगा मुझे लगता है।
टारगेट क्या देख रहे हैं आप इस पर रूपक जी? अब 227 मुझे लगता है 260 तक जा सकता है स्टॉक, और नीचे अभी फिलहाल सपोर्ट हो जाएगा 210 रुपया। ठीक है, 210 रुपए का सपोर्ट हो जाएगा इसके लिए। एक और शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और वो शेयर है आईएक्स। हमने देखा था कि एक ऑर्डर आया था सेबी की तरफ से, इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर तो शेयर में गिरावट आई थी, लेकिन पिछले 2-3 सत्र से शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। 144 रुपए के भाव हैं आईएक्स पर। हालांकि जुलाई में जब मार्केट कपलिंग को लेकर ऑर्डर आया था सीईआरसी का, तो ये शेयर काफी ज्यादा नीचे आया था, लेकिन अब धीरे धीरे कहेंगे सुधार वाली प्रक्रिया में है। आईएक्स को लेकर क्या व्यू होगा आपका रूपक जी? जी, आईएक्स 210 से सीधा 130 के आसपास तक आ गया था। अभी फिलहाल एक रिकवरी का थीम बन रहा है अराउंड आईएक्स, तो 140 का स्टॉप लॉस रहेगा। 140 अगर नहीं टूटा तो एक चांसेस है कि 160 तक जाए शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ से एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है। बट 140 के नीचे आ जाता है तो वापस एक बार डिक्लाइन में आ जाएगा। 140 के नीचे गया तो फिर से डिक्लाइन वाले फेज में चला जाएगा। फिलहाल 4% के आसपास की तेजी हम शेयर में देख रहे हैं। एक और शेयर, वैसे तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाल फिलहाल हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा ये गिरावट का शिकार हो रही है, और कंपनी है डिक्सन टेक। डिक्सन टेक में महीने भर में करीब 13% के आसपास की कमजोरी आ गई है, और नुवामा ने एक नोट निकाला था कंपनी को लेकर। उन्होंने कहा था कि नियर टर्म में कुछ कुछ अनसर्टेनिटीज है कंपनी के कारोबार को लेकर, और टारगेट भी रिड्यूस किया था। डिक्सन टेक को लेकर अविनाश जी आपका व्यू क्या है? अपॉर्चुनिटी है निवेश का, या फिर आपको लगता है कि नहीं, वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े महंगे हैं और दूर रहे इससे तो बेहतर है? नहीं अभिषेक, मुझे लगता है कि देखिए इस कंपनी की खासियत है कि डिस्पाइट प्रीमियम वैल्यूएशन ये स्टॉक चला है, और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत यूनिक है। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है, और कहीं ना कहीं इनका जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो हर वक्त ये इनोवेट करके नए प्रोडक्ट्स इसमें ऐड कर रहे हैं, और अभी जो दूसरी तिमाही के नतीजे भी आ गए वो भी काफी अच्छे थे। मेरे ख्याल से ये ऊपरी लेवल पे थोड़ी सी बिकवाली है, क्योंकि एक वैल्यूएशन थोड़े से फेयर टू एक्सपेंसिव बने थे, लेकिन जिन लोगों को अगले 1.5-2 साल का नजरिया से काम करना है, मुझे लगता है कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करे, लेकिन फंडामेंटली मुझे लगता है कि अगर किसी को 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम यहाँ पे पकड़ने की टाइम फ्रेम कंफर्टेबल है, उनको डेफिनेटली इस गिरावट में थोड़ा सा इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा फील्ड है जो इंडिया एग्रेसिवली एक्सपोर्ट करने की बातें कर रही है। पीएलआई भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अनाउंस किया है। हालांकि ये भी बातें चल रही थी एनालिस्ट की कि इस बार के जो क्वार्टरली नंबर्स है इसमें काफी पीएलआई क्रेडिट कंपनी को मिला है, तो उसीलिए नंबर्स अच्छे थे, लेकिन हमको लगता है ऑपरेशनली भी नंबर्स अच्छे थे। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर किसी को थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया लेना है डेफिनेटली ऐड करे, बट टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा रखे। ठीक है, टाइम फ्रेम लंबा रखें। मुझे याद है कि मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई थी डिक्सन टेक को लेकर, और 12,500 के टारगेट दी थी मोतीलाल ओसवाल ने। शेयर ये आगे है 16,000 रुपये के आसपास, 16,000 रुपये के भी नीचे, तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपके लिए। और अच्छा है कि भाव करेक्ट होकर आगे है, आपके कंफर्ट जोन में दिखाई देगा। पिछले एक महीने की बात करें तो करीब करीब 2,500 रुपये सस्ता हो गया है डिक्सन टेक का शेयर। लेकिन चलिए 3 बज गए हैं और हमारे खास सेगमेंट का वक्त हो गया है मार्केट एट 3। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला मार्केट एट 3 लेकर। आनंद, बताइए कहां पर बाजार में ज्यादा एक्शन है, क्या कुछ हुआ है आज कारोबार? जी हाँ अभिषेक, अभी तक के बाजार की तरफ देखें तो बाजार अच्छा कारोबार करता नजर आ रहा है, और आईटी सेक्टर में आज तेजी दिख रही। लगातार तीसरे कारोबारी दिन आईटी सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस की तरफ देखिए, एचसीएल टेक की तरफ देखिए, चाहे टीसीएस एम्फेसिस, चौतरफा खरीदारी दिख रही है। करीब 2.5 से 5% की तेजी इन शेयरों में आज दिखाई दे रही है। वॉल्यूम की बात करें तो वर्धमान टेक्सटाइल, आज टेक्सटाइल शेयर भी फोकस में है। वर्धमान टेक्सटाइल करीब 8 से 9% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। कंपनी के नतीजे भी आए हैं, मार्जिन और एबिडा दोनों में बढ़ोतरी
देखने को मिली है और औसत से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट की बात करेंगे तो H1B वीज़ा को लेके जो भी ट्रंप प्रशासन की तरफ से सफाई आई है उसके चलते शेयर में आज 8% का उछाल देखने को मिल रहा है और औसत से करीब 35 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं SCI का शेयर देखिए 8% ऊपर कारोबार कर रहा है और औसत से करीब 12 गुना ज़्यादा वॉल्यूम SCI के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो विक्रम सोलर पर खबर आई है, कंपनी को सनश्योर एनर्जी से ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो 148.9 मेगावाट के लिए मिला है, जिसके चलते शेयर करीब 1.5% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। नतीजे काफ़ी सारे आए थे। HUL के नतीजों की बात करें तो अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं। आय में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी करीब 3.5% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। HUL के शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। टाटा कम्युनिकेशन के नतीजों की बात करें तो जो घाटा है वो ज़रूर कम हुआ है, लेकिन आय में भी गिरावट आई है। 343 करोड़ से घटकर 286 करोड़ पर आ गया है। करीब 17% की गिरावट आई है, जिसके चलते आज शेयर 2.5% गिरावट पर कारोबार कर रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नोमुरा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। रिड्यूस से अपग्रेड कर न्यूट्रल की रेटिंग दी है और लक्ष्य जो है उसे बढ़ा दिया। लक्ष्य 610 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया है। हमने देखा था कि कंपनी के नतीजे अनुमान से बेहतर आए थे, जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आनंद ये सारे के सारे अपडेट के लिए। तो आज स्टॉक स्पेसिफिक भी एक्शन बहुत है, बट ये है कि हाँ इंडेक्स में आप ना तैयार रहिए, प्रॉफिट टेकिंग के लिए तैयार रहिए, वॉलिटिलिटी के लिए तैयार रहिए, और जब तक ये खबर पुख्ता नहीं हो जाती है ट्रेड डील वाली, तब तक ये चीज़ हो सकता है कि आपको परेशान करेगी। FIs की बाइंग भी 5 दिनों की हो तो गई है, लेकिन क्वांटम बहुत छोटा है, अभी भी बहुत शॉर्ट्स हैं FIs की तरफ से शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग भी तभी होगी जब अनिश्चितता बाजार में थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर कम होगी। देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस जो 5% ऊपर था, 4% के गेंस के साथ अभी भी निफ्टी का ये टॉप गेनर आपको दिखाई देगा। लेकिन निफ्टी की जो तेज़ी है सिर्फ 30 अंकों की रह गई है। 25,900 के आसपास निफ्टी आके कारोबार कर रहा है। अगर आपको नया ट्रेड लेना हो, नया निवेश करना हो, तो मेरा मानना है कि एक बाइंग जोन की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो रह गई है सिर्फ 115 अंकों के आसपास की। 1550 शेयर है कमजोर, 1350 शेयर हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ कर रहे हैं कारोबार। मजबूती की बात अगर हम करें तो एक और दिग्गज कंपनी है जिसमें अच्छी मजबूती है और वो है L&T। थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से नीचे जरूर आए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ये शेयर लगातार बना हुआ है। 3,923 का भाव, अच्छे से चला हुआ शेयर है ये L&T पर। अविनाश जी आपका व्यू, 7% की तेजी एक महीने में, बढ़िया रफ्तार से ये शेयर चला है। आप किस तरह की चाल देख रहे हैं आगे, और आपके टारगेट क्या होंगे इसमें? नहीं, यहाँ पे तो मुझे लगता है कि काफी बड़ा सेकुलर रन L&T को अभी आगे भी दिखाना है। देखिए, इनकी ऑर्डर बुक तेजी से बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो है गवर्नमेंट का, प्राइवेट कैपेक्स का, वो भी बढ़ रहा है, और प्लस ये काफी दूसरे सेक्टर्स में है। अगर इनकी कंसोलिडेटेड बिजनेस देखें तो IT है, उसके बाद टिपिकली लॉजिस्टिक है, मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन है, डिफेंस में भी ये थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि करीबन अगर किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो इवन करंट लेवल पे थोड़ा सा SIP करे। मुझे लगता है कि नियर टर्म में तो 4,100 का भी लेवल पॉसिबल है। हालांकि देखिए Q2 के नंबर्स अभी आए नहीं है, बट मुझे लगता है कि जिस प्रकार की मैनेजमेंट की कमेंट्री, ऑर्डर बुक इनफ्लो का अनाउंसमेंट होगा, लग तो रहा है कि सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ के मुकाबले में काफी अच्छा होना चाहिए। और जिस हिसाब से अभी क्वार्टरली नंबर्स आए हैं जो बड़े दिग्गज कंपनीज के, ऐसा तो लग रहा है कि शायद L&T मार्केट्स को सरप्राइज भी कर सकता है। बट मोर और लेस आई थिंक जो कमेंट्री आएगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो डेफिनेटली अगर कोई गिरावट मिलती है, आज तो स्टॉक चला है, बट अगर थोड़ा सा भी अगर कमजोर मार्केट में इसको अगर निचले लेवल पे कोई खरीदना चाहे तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ठीक है, L&T को लेकर ये व्यू है। करीब 1% के आसपास की तेजी पर ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एक बढ़िया रन यहाँ से भी आप L&T के शेयर में देख सकते हैं। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, 3:07 हो रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और
हैं स्वदेश और सोने के दामों में गिरावट दिखी है ग्लोबल मार्केट में। ऑल टाइम हाई लेवल से देखें तो करीब 6% फिसल चुका है सोना और इसी के चलते जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, दोनों ही स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट दिखी है। चार्ट्स हम अगर आपके सामने स्क्रीन पर लेके आए, मनप्पुरम फाइनेंस 1.5% की गिरावट के साथ 280 के आसपास कारोबार करता हुआ और इसके अलावा मुथूट फाइनेंस में भी आज के सत्र में गिरावट, इनफैक्ट 3% फिसल चुका है ये स्टॉक। अविनाश, क्या राय होगी आपकी? फंडामेंटल्स पर देखें तो मनप्पुरम और मुथूट फाइनेंस, हालांकि हाल फिलहाल में स्टॉक्स ऑलरेडी काफ़ी चढ़ चुके थे, सोने के दामों में तेज़ी के साथ ही स्टॉक्स में भी तेज़ी दिखी थी, लेकिन आज मुनाफा वसूली यहाँ पर नजर आई है। फंडामेंटली क्या व्यू होगा गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए गोल्ड की कीमतें जब बढ़ रही थी तभी ये कंपनीज काफी तेजी से चली है। और आपने जो कहा वो सही था कि देखिए गोल्ड के प्राइसेस जब गिरते हैं तभी इनका लोन टू वैल्यू कम होता है और थोड़ा सा इस कारण से भी आज जिस प्रकार से गोल्ड में बिकवाली आपको देखने को मिली है, इसका कारण प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है और हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने के लिए ये सारे स्टॉक्स जो है गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी जैसे मुथूट है, मनप्पुरम फाइनेंस है और भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है जो गोल्ड फाइनेंस करते हैं, प्लस प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे फेडरल बैंक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे सारा माहौल थोड़ा सा अंडरटोन थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड की कीमतें गिरेगी तो डेफिनेटली जो सेंटिमेंट है इन कंपनीज के लिए थोड़ा सा बिगड़ जाता है। बट फंडामेंटली अभी भी इस कंपनी के बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है क्योंकि देखिए जो एसेट लेके वो लोन देते हैं वो एसेट बहुत ही स्ट्रांग है और उसमें एसेट क्वालिटी खराब होने की प्रॉब्लम होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक सेंटिमेंटली सेल ऑफ आपको दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर मार्केट में थोड़ी सी और बिकवाली होती है तो ऐसे बिजनेस को कोई बंद नहीं कर सकता। ये काफी बड़ा बिजनेस है इंडिया में, तो मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते की बिकवाली के बाद स्टॉक जब सेटल हो जाएंगे तभी वापस वैल्यू बाइंग इमर्ज होगी। बट ओवरऑल आज का जो सत्र है सेलिंग है प्योरली गोल्ड प्राइस गिरने के कारण हो गए, जो मुझे नहीं लगता है फंडामेंटली इन कंपनीज के बिजनेस को कोई भी बड़ी मात्रा में नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये नजरिया मनप्पुरम और मुथूट फाइनेंस पर सोने के दामों में गिरावट और उसी के चलते गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियों में भी गिरावट दिखी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद BTST STBT ट्रेड्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। और रूस की तेल कंपनियों पर बैन से क्रूड की कीमतों में तेजी पर सरकार की नजर है। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी, जो हमारे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास? कच्चे तेल के दामों में तेजी, अमेरिका ने रूस पर सैंक्शंस लगाए हैं जिसके चलते ग्लोबल सप्लाई क्रंच होने की उम्मीद लगाई जा रही है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, रॉसनेफ्ट सहित कुछ और रशियन कंपनीज के ऊपर अमेरिका की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें। इस मसले पर गवर्नमेंट की तरफ से जो जानकारी हमें मिल रही है, गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसकी समीक्षा की जा रही है। वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज के साथ इस मसले पर चर्चा की जा रही है। हालांकि सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि इसका कोई मेजर इम्पैक्ट हो ओवरऑल क्रूड सप्लाई पर, खासकर अगर आप OMCs की बात करें, इसकी संभावना कम है क्योंकि डायरेक्ट परचेज अगर आप रॉसनेफ्ट से करें उसकी ओवरऑल वॉल्यूम में उसकी भूमिका काफ़ी कम, हिस्सेदारी काफ़ी कम है क्योंकि इंटरमीडिएरी से ज़्यादातर OMC जो है वो क्रूड परचेज करते हैं, रशियन क्रूड की परचेज करते हैं। लिहाजा डायरेक्ट परचेज कम होने की वजह से कोई मेजर इम्पैक्ट हो इस बात की संभावना कम है। हालांकि इसकी समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि OMCs जहाँ तक रशियन क्रूड का सवाल है, मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से इस पर फैसले लेंगी क्योंकि जो डिस्काउंट्स है वो काफ़ी कम हो गए हैं। लिहाजा अपने बिजनेस वायबिलिटी के हिसाब से वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनी जो हैं इस पर फैसले लेंगी। साथ ही साथ अगर आप क्रूड सप्लाई की बात करें तो मार्केट में इस वक्त क्रूड सप्लाई की कोई कमी नहीं है। काफ़ी सफिशिएंट सप्लाई है डिमांड को मीट करने के लिए और इंडिया ने पिछले कुछ सालों के दौरान अपने इंपोर्ट को काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है। करीब 40 कंट्री से हम क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा क्रूड सप्लाई को लेकर कोई चिंता नहीं है, कोई आशंका नहीं है। सफिशिएंट सोर्स अवेलेबल है क्रूड सप्लाई के लिए और जो कंज्यूमर्स हैं उसकी डिमांड को मीट करने के लिए। साथ ही साथ सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ये इंश्योर करेगी कि कंज्यूमर्स का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड हो, किसी तरीके से प्रभावित ना हो। इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको टॉप पर रखा जाए और जहां भी अफोर्डेबल क्रूड की उपलब्धता होगी
और जो भी ऐसे सोर्स होंगे जहां से इंडिया परचेज जो वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनी परचेज कर सकती हैं, उसकी खरीद जारी रहेगी। और कोई भी डिसीजंस अगर लिए जाते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज के बिजनेस प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखकर ही लिए जाएंगे। ठीक है प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लॉरस लैब्स के नतीजे आ चुके हैं, आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे और नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर आए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 1650 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है, करीब 35% का ग्रोथ सालाना आधार पर। और अनुमान देखें तो 1500 करोड़ का अनुमान था और कंपनी ने 1653 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। तो अनुमान से काफ़ी अच्छे नतीजे, और इसी के चलते पिछले कुछ मिनटों में अगर आप लाइन ग्राफ देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी स्टॉक में निकल कर आई है। एबिटा 403 करोड़ के आसपास वर्सेस 180 करोड़ जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था, ये भी अनुमान से काफ़ी बेहतर है। मार्जिन्स 24% के आसपास आए थे और स्ट्रीट का अनुमान था कि करीब 20 से 21% के आसपास मार्जिन्स आएंगे। तो अक्रॉस द बोर्ड सभी पैरामीटर्स पर नतीजे अनुमान से काफ़ी अच्छे रहे हैं लॉरस लैब्स के, और इसी के चलते स्टॉक में पिछले कुछ मिनटों में तेज़ी, और वो तेज़ी बढ़ती ही नज़र आ रही है। अविनाश, क्या आप ट्रैक करते हैं लॉरस लैब्स? क्या राय होगी आपकी इस कंपनी पर? ना, आई थिंक जैसे आपने कहा कि सारे पैरामीटर्स पे कंपनी ने बहुत ही शानदार नंबर डिक्लेयर किए, और नॉर्मली इसका सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से अच्छा होता है। देखिए 35% की टॉप लाइन ग्रोथ है, 24% का इबिटा मार्जिन है। हर पैमाने पे परफॉर्मेंस अच्छा है। मुझे लगता है कि जो कमेंट्री भी मैनेजमेंट ने दी है वो काफी एनकरेजिंग है। मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में आपको शायद थोड़ा सा और ग्रोथ देखने को मिलेगा, और उसी कारण से देखिए आज बाजार वॉलेटिलिटी होने के बाद भी ये स्टॉक सुबह से अच्छा अप ट्रेंड दिखा रहा है। काफी वैल्यू बाइंग हो गई है, इसमें काफी फंड्स निवेशित है, और मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर में ये कंपनी इस डिफिकल्ट माहौल में और वोलेटाइल माहौल में ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो डेफिनेटली 6 to 12 मंथ्स का अगर किसी का नजरिया है तो इसमें और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ये एक अच्छा क्वालिटी पिक है। अगर किसी को निवेश भी करना है तो करंट लेवल या थोड़ा सा अगर भाव में थोड़ी सी गिरावट आती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। लॉरस लैब्स पर नतीजे अनुमान से बेहतर, और इसी के चलते स्टॉक में तेजी आज के सत्र में दिखी है। लेकिन इस बीच एफएमसीजी सेक्टर से एचयूएल पर नजर डालते हैं। याद रखिए सितंबर तिमाही के नतीजे आज सुबह आए थे और अनुमान से बेहतर ही नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। रेवेन्यू में करीब 2% का ग्रोथ दिखा सालाना आधार पर, मार्जिन 23% के आसपास आए, अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ 2% की रही, और इसी के साथ कंपनी ने 19 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री पर नजर डालते हैं, उस पर सबकी नजर थी। उन्होंने कहा कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर फर्स्ट हाफ से बेहतर रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कमेंट्री मैनेजमेंट से निकल कर आई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डीमर्जर, जो आइसक्रीम बिजनेस का एचयूएल डीमर्जर कर रही है, उसके बाद मार्जिन्स 50 से 60 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। उनका मानना है कि प्राइस ग्रोथ अभी भी लो सिंगल डिजिट में रहेगा। कमोडिटी प्राइसेस स्टेबल रहने की ही उम्मीद लगाई जा रही है और वॉल्यूम लेड ग्रोथ पर कंपनी का फोकस रहेगा। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही कमेंट्री है कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर काफ़ी अच्छा रहेगा। कंजम्पशन को लेकर गवर्नमेंट ने बूस्ट दिया है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एचयूएल पर नजर आएगा। नतीजे भी काफ़ी अच्छे और स्टॉक आधे % से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ। अविनाश, एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी एचयूएल के नतीजों के बाद आपका पूरे सेक्टर पर क्या नजरिया होगा? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से नंबर्स तो इन लाइन आ गए हैं, और जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि जो जीएसटी का कट है वो अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में आपको पूरा रिफ्लेक्ट होगा। तो डेफिनेटली अच्छी बात है कि आइसक्रीम बिजनेस का डीमर्जर के बाद भी मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगा। मेरे ख्याल से देखिए हिंदुस्तान लीवर एक ऐसी कंपनी है जो पूरे एफएमसीजी सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, और अगर इस कंपनी के मैनेजमेंट ने थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिकली आउटलुक शेयर किया है बहुत वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर प्लस मार्जिन इंप्रूवमेंट के ऊपर, तो ये कहना रॉन्ग नहीं रहेगा कि आने वाले 6 to 12 मंथ्स के लिए होपफुली मानसून अच्छा है, इंटरेस्ट कट्स हो चुके हैं, जीएसटी का भी कटौती हो गया है, तो डेफिनेटली एफएमसीजी सेक्टर के लिए हमारा भी व्यू पॉजिटिव है। बट नंबर्स को रिफ्लेक्ट होने के लिए शायद आपको 1-2 क्वार्टर वेट करना पड़े, बट डेफिनेटली नंबर्स मार्केट के उम्मीद के हिसाब से ही है, और मार्केट उम्मीद करेगा कि जो अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर है जो लीवर के लिए फोर्थ क्वार्टर माना जाता है, वो डेफिनेटली एक अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ वाला क्वार्टर होना चाहिए।
जरिए HUL और इसी के साथ पूरे सेक्टर पर लेकिन इस बीच एक्सिस बैंक एक साल के रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ इसमें लगातार 5वें दिन आज के सत्र में तेजी देखने को मिल रही है। अभिषेक, क्या आप हमें बता सकते हैं इसके पीछे की वजह क्या है और ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है? क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी अगले कुछ महीनों में? आशीष, देखिए लग तो रहा है और ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं एक्सिस बैंक के शेयर को लेकर। और अगर आप देखें जो फ्रंटलाइन के जो बैंक्स हैं, अगर आप तुलना करेंगे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर कोटक बैंक, तो निश्चित तौर पर टॉप परफॉर्मर में से एक है। महीने भर में करीब 8% ये शेयर चला है और आज हमने देखा कि 5वां सत्र तेजी का रहा। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन 1276 रुपए का इसने हाई बनाया है। और हमने देखा था कि जो नंबर्स इसके आए थे, एसेट क्वालिटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन या फिर लोन ग्रोथ, इन तमाम चीज़ों में सुधार देखने को मिला था। हालांकि गौर कीजिए कि प्रॉफिट का जो आंकड़ा आया था वो थोड़ा निराश करने वाला आया था, क्योंकि प्रोविजनिंग हुई थी और उसके चलते हमने प्रॉफिट में करीब 26% के आसपास की गिरावट देखी थी। हालांकि ब्रोकरेजेस के मुताबिक जो प्रोविजनिंग है वन टाइम की, वो टेम्पररी है और उसका आगे हम ज़्यादा असर देखेंगे नहीं। एक अच्छी चीज़ और हुई थी कि जो सितंबर तिमाही में लोन ग्रोथ के नंबर आए थे और डिपॉजिट ग्रोथ के नंबर आए थे, 12% 11% के आंकड़े आए थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें बढ़िया थी और अपने रिकॉर्ड हाई से 5% के आसपास की दूरी पर ये शेयर फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। ब्रोकरेजेस बुलिश है। नोमुरा की 1440 का टारगेट है, बाय की रेटिंग है। जेफरीज है जिसने कि 10 बैंकों पर अपनी रिपोर्ट निकाली है और उसमें एक्सिस बैंक को भी जगह दी है, 1430 के टारगेट, जो कि यहाँ से पोटेंशियल अपसाइड है, यानी कि करीब करीब 18-20% के आसपास के बन जाएंगे। एक्सिस बैंक के शेयर में उनकी भी बाय की रेटिंग है। प्रभुदास लीलाधर की और ICICI सिक्योरिटीज की, इनकी भी 1450-1450 रुपए की टारगेट है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस एक्सिस बैंक की रही है। महीने भर में 6 महीने में अच्छे रिटर्न से 2025 की बात करें तो करीब 18% के आसपास के रिटर्न जनरेट किए हैं। और अगर आप प्राइवेट बैंकों से तुलना करेंगे तो कोटक बैंक में 9% की तेजी है पिछले एक महीने में, एक्सिस बैंक में करीब 8% की, लेकिन HDFC बैंक और ICICI बैंक के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करके एक्सिस बैंक के शेयर ने दिया है। तो एक बढ़िया विकल्प, एक बजरा राय भी लेते हैं कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में क्या अच्छा लग रहा है अविनाश जी को। अविनाश जी, आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है? अगर फाइनेंशियल्स देखें तो कौन सा बैंक आपको लगता है कि यहां से आउट परफॉर्म करेगा? एक शेयर बताइए सर। नहीं, आई थिंक अभिषेक, लार्ज कैप में हमको अभी भी ICICI बैंक पसंद है। देखिए, बैंक का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, सारे बिजनेस वर्टिकल्स बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। हालांकि देखिए, सेकंड क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट था कि ग्रोथ इतना नहीं आया, लेकिन बैंक के मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि सेकंड हाफ में वो ज्यादा अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसेट क्वालिटी कंट्रोल में है और इकोनॉमी में जो भी कंजम्पशन रिलेटेड बाइंग है प्लस जो लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ आएगा, वो मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बिजी सीजन अक्टूबर से शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं ICICI बैंक देखिए रिजल्ट्स के बाद गिरा है, बट अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो अभी भी नंबर्स इंटैक्ट है। मुझे लगता है ग्रोथ सेकंड हाफ में डेफिनेटली बाउंस बैक होगा और डेफिनेटली अराउंड 1350 1360 कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से 1550 1600 का टारगेट कंफर्टेबली पॉसिबल है। ये एकदम नियर टर्म के लिए, बट लॉन्गर टर्म के लिए भी मुझे लगता है कि वैल्यू अनलॉकिंग के लिए जगह है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने ये भी सुना है कि ICICI प्रूडेंशियल की AMC जो है वहां पे भी पब्लिक इशू होने वाला है, तो थोड़ा बहुत वैल्यू अनलॉकिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस स्टॉक को मिलेगा। ठीक है, प्रभुदास लीलाधर ने इसके लिए 1800 रुपए का टारगेट दिया है, काफी ज्यादा वो बुलिश है। 1500 1550 के टारगेट के लिए आप ICICI बैंक के शेयर में खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा अविनाश जी का व्यू है। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा निराश तो होंगे आज वो लोग जो उम्मीद में थे कि नहीं बाजार अपनी तेजी को और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जाते जाते सारी की सारी तेजी हो गई है हवा और निफ्टी आ गया है लाल निशान में। फिलहाल आपको 6 पॉइंट ऊपर दिखाई देगा, 25,872, यानी कि आज के हाई से करीब करीब जो गिरावट आ गई है वो 200 अंकों से ज्यादा की हो गई है। 225 पॉइंट के आसपास की गिरावट निफ्टी में आ गई। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब ऊपरी स्तर से 550 पॉइंट के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में आ गई। हल्की सी तेजी पर दोनों इंडेक्स आपको दिखाई देंगे। तो तेजी वैसे हो सकता है कि पॉइंट के लिहाज से अगर क्लोजिंग होते होते हरे निशान दिखता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, छठे सत्र में तेजी है। अदरवाइज तो आज बाजार में प्रॉफिट टेकिंग हमें दिखाई दी है साफ तौर पर। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो कमजोर है, 1672 शेयर कमजोरी वाले, 1224 शेयर हम देख रहे हैं कि गिरावट वाले। आज IT का खेमा अगर मान लीजिए मजबूत नहीं रहता तो फिर हो सकता है कि निफ्टी में गिरावट आप ज्यादा देख रहे होते।
इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन तमाम शेयरों ने बाजार को संभालने काम किया। विप्रो, टेक महिंद्रा भी निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शामिल रहे। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे, इटर्नल 3% कमजोर, अल्ट्राटेक, आयशर, भारती एयरटेल, डीएसडब्ल्यू स्टील, ये सारे के सारे शेयर कमजोर रहे। और दिग्गजों की बात करें तो रिलायंस और आईसीसी बैंक ने आज बाजार पर दबाव बनाने का काम किया है। रिलायंस के शेयर में 1% से ज्यादा कमजोरी, और आईसीसी बैंक की बात करें तो वहां पर भी कमजोरी करीब 1.25% के आसपास की रही है। डिक्सन टेक कमजोर हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर में हमने गिरावट देखी क्योंकि कच्चा तेल चढ़ा था। गोल्ड फाइनेंसेस आज हम देख रहे हैं कि मुथूट और मणप्पुरम में आज हमें कमजोरी देखने को मिली। इंडिगो एक और शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है, 2% के आसपास की गिरावट आज इंडिगो के शेयर में भी रही। तो ओवरऑल मतलब इसको आप कैसे देखेंगे? 70 अंकों की मजबूती पर निफ्टी बैंक जाके बंद हुआ है, और निफ्टी में जो तेजी रही है वो 22 अंकों की रही है क्लोजिंग बेसिस पर। तो वैसे छठे सत्र में तेजी रही है, लेकिन जिन्होंने आज सुबह की ओपनिंग देखी होगी वो जरूर निराश होंगे, क्योंकि ऊंचाई से करीब 200 अंक नीचे निफ्टी, और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 550-600 अंक नीचे निफ्टी बैंक आज आके क्लोज 500 अंक पॉइंट नीचे आके निफ्टी बैंक क्लोज कर रहा है। चलिए, इसी के साथ इस शो के यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने